नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से 5 नवंबर 2025 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहराई से बात करेंगे। ये इस तारीख के विश्लेषण का पहला भाग है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि जो भी ज़रूरी जानकारी है, जो समझ है, उसे आसानी से आप तक पहुंचाया जाए, बिना जानकारी के बोझ में दबे हुए। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। आज का एजेंडा काफ़ी बड़ा है। नई प्रजातियों की खोज है, पर्यावरण है, विज्ञान। जी, सरकारी योजनाएं और सामाजिक मुद्दे भी हैं। हम एम्फीपॉड, पिलिया मालेनाडु मकड़ी, भारी धातु प्रदूषण, पंपादुम शोला, एनएसटीआर टाइगर रिजर्व, ईएमसीवी वायरस, मेलाटोनिन, सिलिकॉन कार्बाइड, सोहरा पर्यटन सर्किट और कातकरी जनजाति पर बात करेंगे। तो अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप आगे आने वाले विश्लेषणों से भी जुड़े रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से। पहली खबर है 2 नई जलीय प्रजातियों की खोज। शोधकर्ताओं को चिलिका और खंबात की खाड़ी में एम्फीपोड की 2 नई प्रजातियां मिली हैं, ग्रैंडिडियरेला गीतांजलाए और ग्रैंडिडियरेला खंभानटेंसिस। ये एम्फीपोड आखिर हैं क्या? एम्फीपॉड छोटे क्रस्टेशन होते हैं, मतलब झींगे और केकड़ों के रिश्तेदार समझिए। ये लगभग हर तरह के पानी में मिलते हैं, समुद्र, मीठा पानी, कहीं कहीं जमीन पर भी। अच्छा, नाम का मतलब है अलग अलग पैर वाले। इनकी खासियत यह है कि ये डेट्रिटिवोरस होते हैं। डेट्रिटिवोरस मतलब ये मृत कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, तो एक तरह से ये पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। प्रकृति के सफाई कर्मी कह सकते हैं। अच्छा, तो इन नई प्रजातियों का मिलना जो सिर्फ 5-6 mm की हैं, ये क्या दिखाता है, खासकर चिलिका और खंबात जैसे इलाकों में? देखिए, ये दिखाता है कि इन क्षेत्रों में अभी भी कितनी जैव विविधता छुपी हुई है। चिलिका झील उड़ीसा में और खंबात की खाड़ी गुजरात में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यूपीएससी के लिए नई प्रजाति, उनका स्थान और उनकी भूमिका, मतलब ये डिट्रीटिव और उड़ना, ये सब महत्वपूर्ण है जीएस पेपर 3 के लिए। सही है। ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक भी हो सकते हैं। इसी तरह की एक और दिलचस्प खोज हुई है पश्चिमी घाट में। मकड़ी की एक नई प्रजाति पिलिया मालेनाडु, इसे भी अहम माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये पिलिया जीनस की एक जंपिंग स्पाइडर है। कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में मिली है। जंपिंग स्पाइडर? जी, और दिलचस्प बात यह है कि इस जीनस की पिछली प्रजाति भारत में लगभग 123 साल पहले खोजी गई थी। 123 साल? काफी लंबा अरसा है। हाँ, और इस बार नर और मादा दोनों मिले हैं, जो पहले नहीं हुआ था। ये अपने आप में खास है। और ये किसी खास पौधे पे ही मिली है, ऐसा भी पढ़ा मैंने। सही कहा, ये केवल 2 खास पौधों की पत्तियों के बीच ही रहती हैं, मेमेसिलोन एम्बुलेटम और मेमेसिलोन मालाबारिकम। ये दिखाता है कि प्रजातियां अपने रहने की जगह को लेकर कितनी विशिष्ट होती हैं। मतलब उनके आवास कितने संवेदनशील हो सकते हैं। पश्चिमी घाट जैसे हॉटस्पॉट में ऐसी खोजें संरक्षण के महत्व को और बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। ये सूक्ष्म आवासों, मतलब माइक्रो हैबिटेट्स के संरक्षण की जरूरत पर जोर देती है। चलिए, जैव विविधता से अब एक चिंताजनक खबर पर आते हैं। तमिलनाडु में कावेरी नदी और वहां की मछलियों ने भारी धातुओं का मिलना, ये एक गंभीर बात लगती है। ये भारी धातुएं क्या होती हैं? ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं है। भारी धातुएं जैसे पारा, कैडमियम, सीसा, आर्सेनिक, ये प्राकृतिक रूप से धरती में होती हैं, लेकिन औद्योगिक कचरे, खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, इन सब से ये पानी में जरूरत से ज्यादा घुल जाती हैं। और खतरनाक क्यों है ये? खतरनाक इसलिए क्योंकि ये नष्ट नहीं होती, और दूसरा, ये बायो एक्यूमुलेट करती हैं। बायो एक्यूमुलेट? हाँ, मतलब खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं, इनकी मात्रा जीवों के शरीर में बढ़ती जाती है, छोटी मछली से बड़ी मछली में, फिर इंसानों में। तो कावेरी जैसी नदी जो लाखों लोगों के पीने के पानी और खेती का स्रोत है, उसमें इनका पाया जाना तो बहुत खतरनाक हुआ। बेहद चिंताजनक है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, किडनी की बीमारियां। और ये सिर्फ प्रदूषण का आंकड़ा नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा का सवाल है, जन स्वास्थ्य का सवाल है। औद्योगिक कचरे का सही से निपटा ना होना कितना महंगा पड़ सकता है, ये उसका उदाहरण है। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब एक सकारात्मक खबर की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण से ही। केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पंपादुम शोला, वहां एक अच्छी पहल हो रही है। हाँ,
पंपादुम शोला में जो आक्रामक विदेशी पेड़ थे, ऑस्ट्रेलियाई वॉटल, उन्हें हटाकर देशी घास के मैदानों को फिर से उगाया जा रहा है। ये शोला वन क्या होते हैं और ये बहाली क्यों महत्वपूर्ण है? शोला दरअसल पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में मिलने वाले खास तरह के जंगल और घास के मैदानों का मिलाजुला रूप है। ये पानी के स्रोतों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं और कई स्थानिक जीव जंतुओं का घर हैं, जैसे नीलगिरी मार्टिन। और ये ऑस्ट्रेलियन वॉटल क्या नुकसान कर रहे थे? ये विदेशी पेड़ बहुत तेजी से फैलते हैं, देशी पौधों को बढ़ने नहीं देते और बहुत ज्यादा पानी सोख लेते हैं। इससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो अब इनको हटाने और घास के मैदानों को बहाल करने से क्या फायदे होंगे? इससे न सिर्फ वहां की जैव विविधता वापस आएगी, स्थानिक जीवों को उनका घर मिलेगा, बल्कि जो पानी के स्रोत सूख रहे थे वो फिर से जिंदा होंगे। ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क और पलानी पहाड़ियों को जोड़ता भी है, तो वन्य जीव गलियारे के लिए भी ये बहुत अहम है। अच्छा, अब बाघों की बात करते हैं। नागर खुनुसगर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यानी NSTR में बाघों की अगली गिनती की तैयारी चल रही है। ये रिजर्व क्यों खास है? NSTR आंध्र प्रदेश की नल्ला माला पहाड़ियों में है, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा? जी हाँ, करीब 3728 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी घाट में बाघों की सबसे बड़ी आबादी यही है। कृष्णा नदी इसके बीच से लगभग 270 किलोमीटर बहती है। तो जाहिर है यहाँ बाघों के अलावा भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्तों के साथ साथ सांभर, चीतल, चौसिंगा जैसे शिकार जानवर भी हैं। नदी में मगरमच्छ, ऊदबिलाव मिलते हैं। यहाँ की वनस्पति ज्यादातर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है। और शायद कुछ ऐतिहासिक स्थल भी हैं? हाँ, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, नागार्जुन कोंडा के बौद्ध अवशेष हैं, तो ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बाघों की गिनती सिर्फ उनकी संख्या जानने के लिए नहीं होती, ये पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक तरह से मूल्यांकन है। संरक्षण के प्रयास कितने सफल हो रहे हैं, ये पता चलता है। चलिए अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली चिड़ियाघर से एक दुखद खबर आई। एक अफ्रीकी हाथी की मौत एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस EMCV से हो गई। ये वायरस चूहों से फैलता है, ऐसा कहा जा रहा है। जी, EMCV एक RNA वायरस है। ये मुख्य रूप से सूअरों और दूसरे स्तनधारियों में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस नाम की बीमारी करता है, जो दिल और दिमाग पर असर डालती है। अफ्रीकी हाथी इसके प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं। और चिंता की बात यह है कि ये जूनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में आ सकता है। हाँ, ये एक जूनोटिक वायरस है। मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मलमूत्र से दूषित खाने या पानी से फैल सकता है। तो क्या ये इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा है? ज्यादातर मामलों में इंसानों में इसके लक्षण नहीं दिखते या फिर हल्के फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, बुखार, सिर दर्द। गंभीर मामले बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। इसका कोई खास इलाज भी नहीं है, सिर्फ लक्षणों के आधार पर देखभाल की जाती है। तो ये घटना क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि चिड़ियाघर जैसी जगहों पर भी, जहां जानवर और इंसान इतने करीब होते हैं, जूनोटिक बीमारियों का खतरा रहता है और उनकी निगरानी और प्रबंधन कितना जरूरी है। ये वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करता है कि इंसानों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और विषय आजकल बहुत चर्चा में है, मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स। लोग नींद के लिए खूब ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बिना सलाह के इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं। ये मेलाटोनिन आखिर है क्या? मेलाटोनिन हमारे शरीर में ही बनने वाला एक हार्मोन है। पीनियल ग्रंथि इसे बनाती है। इसका काम है हमारे सोने जागने के चक्र को, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे कंट्रोल करना। अंधेरा होने पर यह ज्यादा बनता है, जिससे नींद आती है और रोशनी में कम हो जाता है। तो फिर सप्लीमेंट क्यों लेते हैं लोग, और चिंता किस बात की है? देखिए, इसे लैब में भी बनाया जा सकता है और सप्लीमेंट के तौर पर बेचा जाता है। जिन्हें नींद की दिक्कत है या जो लोग अलग अलग टाइम जोन में सफ़र करते हैं, वो इसे लेते हैं। चिंता यह है कि ये है तो एक हार्मोन। बिना डॉक्टरी सलाह के या ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर सिर दर्द, मूड में बदलाव, यहाँ तक कि हार्मोनल गड़बड़ी भी हो सकती है। मतलब ये नींद के चक्र को ठीक करने की बजाय बिगाड़ भी सकता है? बिल्कुल। लंबे समय में ये शरीर के अपने मेलाटोनिन बनाने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेना ठीक नहीं है। अब तकनीक की दुनिया से एक बड़ी खबर। उड़ीसा में देश के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ये सिलिकॉन कार्बाइड क्या चीज़ है? ये सामान्य सिलिकॉन से कैसे अलग है? सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे SiC भी कहते हैं, सिलिकॉन और कार्बन का एक यौगिक है। ये बहुत कठोर होता है,
हीरे के बाद शायद सबसे कठोर सिरामिक पदार्थों में से एक। और इसकी खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा तापमान झेल सकता है और गर्मी को बहुत अच्छे से संचालित करता है। मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। और ये सेमीकंडक्टर भी है। जी हाँ, ये एक बेहतरीन सेमीकंडक्टर है, खासकर उन जगहों के लिए जहां बहुत ज़्यादा पावर या तापमान होता है, जहां सामान्य सिलिकॉन चिप्स काम नहीं कर पाते। तो इसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं और ये प्लांट भारत के लिए क्यों इतना अहम है? देखिए, इसकी कठोरता की वजह से तो ये अपघर्षक यानी एब्रेसिव बनाने में काम आता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग सिस्टम में, सोलर इन्वर्टर में, पावर ग्रिड्स में और दूसरे हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ये प्लांट भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। कैसे? क्योंकि अभी हम इस तरह के एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर हैं। ये मेक इन इंडिया और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक मील का पत्थर है, तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम। सही कहा। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत। मेघालय के सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं, वहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का शिलान्यास हुआ है। ये क्या है? ये परियोजना केंद्र सरकार की एक खास योजना पीएम डिवाइन के तहत शुरू की गई है। पीएम डिवाइन योजना खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 2022 में शुरू हुई थी। 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। अच्छा, और इस सर्किट का मकसद क्या है? मकसद है सोहरा को सिर्फ एक दिन घूमने की जगह से बदलकर एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाना जहां लोग कई दिन रुकें और वहां के अनुभवों को महसूस करें। मतलब एक मल्टी डे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना। इसमें क्या क्या शामिल होगा और क्या इसमें स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखा गया है? हाँ, इसमें एक सुहेरा एक्सपीरियंस सेंटर बनेगा जो मेघालय की जनजातीय संस्कृति दिखाएगा। नोहलीकाई फॉल्स के आसपास विकास होगा, मावसमई इको पार्क को बेहतर बनाया जाएगा और सबसे जरूरी बात, इसमें स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी और स्थानीय लोगों की आजीविका पर जोर है। कोशिश यह है कि पर्यटन बढ़े लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। बहुत अच्छी पहल लगती है ये। जी, पूर्वोत्तर में पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और अब अंत में एक जरूरी सामाजिक मुद्दे पर आते हैं। कातकरी जनजातीय, ये महाराष्ट्र और गुजरात में रहती है और अपनी भूमि अधिकारों और मजदूरी के लिए संघर्ष कर रही है। श्रमजीवी संगठन ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये कातकरी जनजाति कौन है? कातकरी जनजाति भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज में से एक है। ये ऐतिहासिक रूप से जंगलों में रहते थे। इनका पारंपरिक काम था खैर के पेड़ की लकड़ी से कत्था बनाना, इसीलिए इन्हें कथोड़ी या कातकरी कहते हैं। पीवीटीजी मतलब इन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है। बिल्कुल, इनके पास जंगल से जुड़ी चीजों का, खाने पीने की, गैर खेतीहर चीजों का बहुत ज्ञान होता है। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है? वो किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? आज ज्यादातर कातकरी खेतीहर मजदूर बन गए हैं, ईंट भट्टों पर काम करते हैं, लकड़ी बेचते हैं। सबसे बड़ी समस्या है भूमिहीनता। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 87% कातकरी परिवार भूमिहीन हैं। 87%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण औसत करीब 48% है। जमीन न होने की वजह से इन्हें काम के लिए मौसम के हिसाब से यहां वहां जाना पड़ता है, जिससे इनका शोषण होता है, मजदूरी नहीं मिलती। तो इनका संघर्ष मूल रूप से जमीन के अधिकार, सही मजदूरी और एक इज्जत की जिंदगी के लिए है। ये पीवीटीजी से जुड़े मुद्दों और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत को सामने लाता है। बिल्कुल, यूपीएससी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीएस पेपर 1 और 2 दोनों से जुड़ता है। तो ये थी 5 नवंबर 2025 भाग 1 के कुछ अहम समसामयिक विषयों पर हमारी चर्चा। हमने नई प्रजातियों की खोज से लेकर पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य चिंताओं, तकनीकी तरक्की और सामाजिक न्याय तक कई पहलुओं को छुआ। हाँ, और आज की चर्चा ये भी दिखाती है कि कैसे ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। नई खोजें हमें जैव विविधता की याद दिलाती हैं, तो भारी धातुओं का प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियां बताती हैं कि इसे बचाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, और तकनीकी तरक्की जैसे सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही कातकरी जैसे समुदाय अपने बुनियादी हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये सब एक साथ हो रहा है। हाँ, और यहीं से आज का हमारा आखिरी विचारोत्तेजक प्रश्न निकलता है। आज हमने एक तरफ तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तस्वीर देखी, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट, और दूसरी तरफ अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करते कातकरी जैसे पारंपरिक समुदायों को। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आधुनिक विकास की दौड़ और स्वदेशी समुदायों के अधिकार, उनकी संस्कृति और उनके पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? और अगर हाँ, तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?
ताकि विकास सिर्फ आर्थिक ना हो बल्कि सही मायने में समावेशी, न्यायपूर्ण और टिकाऊ हो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस चर्चा के अगले भाग में जल्द मिलेंगे।